हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष आस्टकर और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। और इस श्रृंखला में 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच जो घटनाएं घटित हुई है उन्हें देखते हैं। पहली घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण 4 द्वीप पर विस्थापित करना प्रारंभ किया। बांग्लादेश ने यह निर्णय जो लिया है वह रोहिंग्या कैंपों से भीड़ को कम करने के लिए लिया है। और यह भाषण 4 द्वीप कहाँ है? तो भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के हटिया द्वीप के पूर्व में स्थित है और जो एक निर्जन द्वीप है जहाँ कोई भी निवास नहीं करता है। और रोहिंग्या शरणार्थी कौन है? तो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले जो निवासी है उन्हें रोहिंग्या शरणार्थी कहा जाता है। और ये इसमें कुछ मुस्लिम भी होते हैं और कुछ हिंदू भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट घटना पर नजर डालें तो इंग्लैंड ने कोरोना टीके के उपयोग को दी मंजूरी। इंग्लैंड विश्व का प्रथम ऐसा देश बना है जिसने कोरोना के टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है और हाल ही में 20 नवंबर 2020 को यह अनुमति दी गई है। और इसके अंतर्गत जो कार्यरत एजेंसी है वो कौन कौन सी है? तो ब्रिटेन चिकित्सा नियामक संस्था, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी और फाइजर बायोटेक लिमिटेड। इन्होंने जो कोरोना के टीके हैं उन्हें लगवाने के लिए जो कार्यरत एजेंसीज हैं उनमें से ये सम्मिलित है। और इसकी विशेषता क्या है? तो फाइजर द्वारा यह विकसित किया गया है यह टीका, और जो कोरोना वायरस में के लिए 95% जो इम्यूनिटी है वो डेवलप करता है। और इसका विकास अमेरिकी औषधि निर्माता कंपनी फाइजर एवं जर्मनी की बायोनटेक द्वारा मिलकर किया गया है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन जो वर्ड है उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान प्रचलित शब्द क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। और क्वारंटाइन जो वर्ड है यह लॉकडाउन, पैंडेमिक और महामारी जैसे शब्दों को पीछे कर वर्ड ऑफ द ईयर बना है। क्वारंटाइन का तात्पर्य क्या होता है? तो यह ऐसा समय होता है जिसमें लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है ताकि किसी महामारी को रोका जा सके। सबसे पहले इसे 1300वीं सदी में प्लेग महामारी को यूरोप में रोकने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। सिंगापुर में लैब में निर्मित मीट को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। तो विश्व में सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लैब में निर्मित मांस को विक्रय की मंजूरी प्रदान की है। और सिंगापुर की एक कंपनी को सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा टेस्ट के उपरांत यह निर्णय दिया गया है। और महत्व क्या है इसका? तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा जिसके उपरांत मासूम जानवरों की हत्या किए बिना मांस की आपूर्ति संभव हो सकेगी। और लैब में उत्पादित मांस में पोषक तत्वों की जो गुणवत्ता है वो भी अधिक होगी। भारत ने SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस घटना में देखते हैं तो हाल ही में 30 नवंबर 2020 को भारत द्वारा संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट 2020 की मेज़बानी की गई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक निवेश, कोरोना महामारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अब ये संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2001 में संघाई चीन में। और इसके संस्थापक देशों में देखें तो कौन है? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक देश हैं। उसका उद्देश्य क्या है? तो यूरेशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करना। मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। और भारत एवं पाकिस्तान को 2017 में इसका सदस्य बनाया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में। तो पहली घटना है कोवैक्सीन के चिकित्सकीय परीक्षण के तृतीय चरण की शुरुआत बेंगलोर में हुई। हाल ही में कोवैक्सीन के चिकित्सकीय परीक्षण के तृतीय चरण की शुरुआत बेंगलुरु में हुई और इसकी शुभारंभ जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा द्वारा किया गया। और ज्ञात हो कि भारत में 12 राज्यों के अंतर्गत 25 केंद्रों पर इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल जो है संचालित है। कोवैक्सीन क्या है? तो इसका निर्माण जो है भारत बायोटेक लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया है और इसके चिकित्सकीय परीक्षण जो है वैदेही मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सकीय परीक्षण की अनुमति इसे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या ICMR ने प्रदान की है। भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण हेतु अमेरिका की कंपनी फ्लूजन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साथ एक साझेदारी भी की गई है। नेक्स्ट घटना है कि इस्लामिक सहयोग संगठन का 17वां सत्र
47वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया है। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो भारत द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन के 47वें सत्र में भारत के संदर्भ में पारित सभी प्रस्तावों को निराधार साबित किया गया और इसकी आलोचना की गई है। और इस सत्र का आयोजन 27 से 28 नवंबर 2020 को किया गया वर्चुअल रूप से। इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है? तो यह इसका औपचारिक नाम है ऑर्गेनाइजेशन डी ला कोऑपरेशन इस्लामिक, एक फ्रेंच नाम है और इसका मुख्यालय जो है जेद्दा सऊदी अरब में है। इसका कार्य क्या है? तो इस्लामिक देशों के मध्य समस्त विषयों में सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट घटना देखते हैं। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया भारत का प्रथम 100 ऑक्टेन पेट्रोल के गुणवत्ता मानक है ये। तो भारत के अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा भारत का प्रथम 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया गया है और इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वह है 1 दिसंबर 2020। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा हाल ही में 99 ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल को भी लॉन्च किया गया था। आईओसी ने जो है ऑक्टेन नंबर 100 वाले पेट्रोल को लॉन्च किया है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे HPCL कहा जाता है द्वारा 99 ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल को लॉन्च किया गया है और इसका जो उद्घाटन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर क्या है? तो यह एक मानक है जिसके माध्यम से मोटर ईंधन की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट घटना पर नजर डालें तो कर्नाटक ने प्राप्त किया सर्वाधिक विदेशी निवेश। भारत के कर्नाटक राज्य ने इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में सभी राज्यों से अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया है और नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचकांक 2019 में भी कर्नाटक का स्थान प्रथम रहा है। कर्नाटक का विदेशी निवेश 10,000 करोड़ से अधिक है और जनवरी से मई के मध्य देश में प्राप्त हुए विदेशी निवेश का 50% अकेले जो है कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट घटना है आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ प्रारंभ। क्या है देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला आदि महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इस महोत्सव का जो आयोजन है ट्राइफेड द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका आयोजन 10 दिन के लिए किया जाता है और आदि महोत्सव एक जनजातीय उत्सव है जिसमें जनजाति संस्कृति, शिल्पकला, व्यंजन एवं व्यापार आदि संबंधित आयोजन उत्सव के रूप में किए जाते हैं। इसका जो शुभारंभ जो है 2017 में किया गया था और यह कंटिन्यूस अब ईयरली या प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ट्राइफेड क्या है? तो यह एक बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत यह गठित संस्था है और इसकी स्थापना जो है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास ट्राइफेड के नाम से 1987 में की गई थी और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित भी है और बहुसरकारी समिति अधिनियम 2007 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसका कार्य क्या है? तो यह जनजातीय उत्पादों का विपणन, कौशल विकास एवं भारतीय जनजातियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य है। नेक्स्ट घटना है चक्रवाती तूफान बुरेवी ने पश्चिम बंगाल में किया प्रवेश। तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व भाग में निम्न दबाव का केंद्र बना और उसने एक चक्रवाती तूफान का नाम लिया और मालदीव द्वारा इस चक्रवाती तूफान को बुरेवी नाम दिया गया है। यह चक्रवाती तूफान श्रीलंका से गुजरते हुए मन्नार की खाड़ी में निकटवर्ती क्षेत्रों में 75 से 88 किलोमीटर जो प्रति घंटे की रफ्तार है उससे चला और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो है केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी के पास। नेक्स्ट घटनाएं देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो बेंगलुरु में स्थापित हुआ आर्ट पार्क क्या है देखते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाउंड्री द्वारा एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट घटना देखते हैं। तो ICMR ने ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR परीक्षण विधि को अनुमति प्रदान की। तो भारत के अग्रणी मेडिकल संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कोविड-19 परीक्षण हेतु ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR परीक्षण विधि के व्यावसायिक उपयोग को अनुमति दी गई है और यह विकसित विधि पारंपरिक RT-PCR का एक सामान्य रूप है। इसका विकास CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा किया गया है। इसका परिणाम की सटीकता जो है 96.9% है। आर्थिक समसामयिक घटनाओं पर नजर डालते हैं।
तो भारत अमेरिका बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता हाल ही में हुआ है। देखते हैं क्या है इसमें। तो भारत और अमेरिका के मध्य हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है और इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन परिषद भारत सरकार एवं पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कार्यालय अमेरिका द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे 19 फरवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी। बौद्धिक संपदा क्या है? तो बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कृति को प्रदान किया जाता है और व्यक्ति द्वारा सृजित कृति साहित्य, संगीत, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। भारत में प्रथम बौद्धिक संपदा अधिकार जो नीति को जो मंजूरी दी गई थी वह मई 2016 में दी गई थी। और बौद्धिक संपदा संगठन या वीपो क्या है? तो यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है और जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और सदस्य देश जो है भारत समेत 193 इसके सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आरबीआई ने एचडीएफसी को नए डिजिटल कारोबार को प्रतिबंधित किया। आरबीआई ने जो है एचडीएफसी बैंक के जो नए कारोबार होंगे डिजिटल वाले उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों? तो देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी को नए डिजिटल व्यापार शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए नए ग्राहक न बनाने का आदेश दिया गया है। और इसका कारण क्या है? तो बैंक के ग्राहकों द्वारा तकनीकी खराबी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। एचडीएफसी बैंक क्या है? तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में मुंबई में की गई थी और एचडीएफसी बैंक द्वारा सूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था जनवरी में 1995 में। और इसकी शाखाओं की जो अधिकतम संख्या है मुंबई और दिल्ली में है। नेक्स्ट घटना है, रिजर्व बैंक ने अपनी डिक्शनरी में तकनीकी मंदी और नाउकास्टिंग शब्द जोड़े। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी तकनीकी शब्दावली में तकनीकी मंदी और नाउकास्टिंग नामक शब्द जोड़े हैं। नाउकास्टिंग मतलब क्या है? तो आरबीआई के अनुसार इसका तात्पर्य निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में की स्थिति में के संबंध में एक पूर्वानुमान है। तकनीकी मंदी क्या है? तो अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्रमानुसार 2 तिमाही तक संकुचन की स्थिति को दर्शाने के लिए तकनीकी मंदी शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट घटना है, आरटीजीएस सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध होगी। देखते हैं क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस सुविधा को अब 24 घंटे जो है उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और इसका शुभारंभ दिसंबर माह के प्रथम वीक से ही कर दिया गया है। ये आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह एक भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग 2 लाख से अधिक राशि का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। आरटीजीएस की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर एनईएफटी क्या है? तो इसका शुभारंभ 2005 में किया गया था, नवंबर 2005 में। और एनईएफटी के द्वारा बैंक ग्राहक किसी अन्य खाते में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं तो पहले हैं, रंजीत सिंह ने जीता ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में 3 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के रंजीत सिंह ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जो है वह सम्मान जीता है। उन्हें यह सम्मान कोरोना काल में बच्चों के स्थानीय भाषा में क्यूआर कोड का प्रयोग कर शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है। और इसके संबंध में प्रमुख बिंदु देखते हैं क्या है। तो उन्होंने बाल विवाह और स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हेतु कार्य किए हैं और इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। और इस पुरस्कार की आधी राशि उन्होंने सूची में शामिल अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। ग्लोबल टीचर प्राइज क्या है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकूम द्वारा संरक्षित वर्के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो वर्के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये हैं हमारे रंजीत सिंह, इनको प्रणाम। नेक्स्ट है कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नरेंद्र बत्रा कौन है या ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है भारत के? तो नरेंद्र बत्रा हैं। यह पुरस्कार प्रसिद्ध न्यायविद और न्यायाधीश कृष्ण अय्यर की 106वीं जयंती के अवसर पर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व में कौन है। तो गीतांजलि राव इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन द्वारा प्रथम बार टाइम्स किड ऑफ द ईयर के रूप में चयनित किया गया है। गीतांजलि राव को और उनका साक्षात्कार जो है टाइम मैगजीन हेतु हॉलीवुड की अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिया है।
और इनका कार्यक्षेत्र क्या है, तो दूषित पेयजल की समस्या का समाधान और अफीम की लत छुड़ाने तथा साइबर बुलिंग की समस्या के समाधान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु इन्हें यह पुरस्कार या इस सम्मान को दिया गया है। नेक्स्ट है धर्मपाल गुलाटी, बहुत प्रचलित है। कौन है, तो हाल ही में धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हुआ, जो कि MDH मसाले के संस्थापक हैं और इनका उपनाम जो है मसाला किंग दादाजी महाशय जी मसालों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मपाल गुलाटी का जो जन्म है 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। नेक्स्ट है सोनू सूद। सोनू सूद इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारत के, वर्तमान में बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं। तो सोनू सूद ने क्या किया है देखते हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा अभिनेता सोनू सूद को पंजाब राज्य का एक आइकॉन नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब राज्य का एक आइकॉन नियुक्त किया गया है और केंद्रीय चुनाव आयोग को यह प्रस्ताव भेजा गया था और उसने इसे स्वीकार कर लिया। सोनू सूद पंजाब में मोगा जिले में रहने वाले हैं और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने और उनके भोजन की व्यवस्था करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। आइए दोस्तों चर्चित स्थान में देखते हैं। तो आदि कैलाश पर्वत, हाल ही में आदि कैलाश पर्वत को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की तैयारियां की गई है और देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा इसका विस्तृत सर्वे कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी, जो कि यूनेस्को को भेजी जाएगी। यूनेस्को ने नंदा देवी पर्वत को 1988 में एवं फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है स्वात घाटी, पाकिस्तान। हाल ही में स्वात घाटी जिले में 1300 वर्ष पुराना भगवान विष्णु का एक शिव मंदिर प्राप्त हुआ है और पाकिस्तानी और इतालवी पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई के दौरान घुंडई नामक स्थान पर यह खोज की गई है। खैबर पख्तूनवा में पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर भगवान विष्णु का है और यह हिंदू शाही काल के दौरान बनाया गया था और इसकी आयु 850 से 1026 ईस्वी के मध्य की है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।